नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं सामान्य हिंदी का। तो सामान्य हिंदी में जो आज हम कवि पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में और इनका देहावसान 22 जून सन 2000 में हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं और इनकी कविताएं दो पढ़ेंगे हम। एक तो है कंकरीला मैदान और दूसरा है पत्थर। अच्छी कविताएं हैं, आसान सी कविताएं हैं, आधुनिक युग की कविताएं हैं और मुक्त छंद में ये कविताएं लिखी गई हैं। और इनको कविताओं को पढ़ने से पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के प्रमुख कवि थे। 1 अप्रैल 1911 में उत्तर प्रदेश के बोदा जनपद के कमासिन गांव में हनुमान प्रसाद व घसीटो देवी के घर इनका जन्म हुआ। केदारनाथ जी के पिताजी स्वयं कवि थे और उनका एक काव्य संकलन मधुरिम के नाम से भी प्रकाशित हुआ था। केदारनाथ जी का आरंभिक जीवन कमसीन के ग्रामीण माहौल में बीता और शिक्षा दीक्षा की शुरुआत भी इनकी वहीं से हुई थी। मूलतः प्रेम भाव के कवि केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में शोषितों और वंचितों की भी आवाजें हैं। अपने सौंधे सौंधे शब्दों में काव्य रचना करने वाले अनेक अलंकरणों से अलंकृत कवि केदारनाथ अग्रवाल ने प्रकृति चित्रण में बेहद ही सफलता पाई है। जनसाधारण के जीवन की गहरी समझ और संवेदना से सजा उनका काव्य संसार हमें अपनी तरह से ताजगी से भर देता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अपूर्वा, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार आदि इनकी प्रमुख कविताएं हैं। इनकी जनवादी चेतना से जुड़ी लेखनी भारत की सौंधी मिट्टी की सुगंध व आस्था को अपनाता तेज स्वर छिपा है। इनकी जो हम कविताएं पढ़ेंगे कंकरीला पत्थर और कंकरीला मैदान और पत्थर, उनका सार क्या है, थोड़ा सा इस सार को आप जरूर देखें क्योंकि व्याख्या का भाव आपको अपने आप ही समझ में आ जाता है, तुरंत समझ में आ जाता है कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, तभी आप इसकी व्याख्या कर पाएंगे। प्रस्तुत कविता में उनका कवि लोक जीवन का खाका खींचता है। उनके इस काव्य संसार में प्रकृति के बिंब और संवेदना का हरा भरा मैदान है। कवि ने अपनी कल्पना में फूल और उसका कोमल पौधा, समुद्र और मछली का बिंब उकेरा है। फिर आखिर में उसे निराशा का भाव दिखता है। जहाँ पानी में तैरती मछलियाँ अब सूख गई हैं, वहाँ अब कंकरीला मैदान भर रह गया है। दूसरी कविता में कवि कहना है कि पत्थर उस समय सजीव हो उठता है जब उस पर चिड़िया का कलरव गूंजता है। तब कवि को पत्थर का सजीव होकर बोलना अंगूर के ताजे रस जैसा मीठा लगने लगता है। तो कविता है इनकी कंकरीला मैदान। अंत में इसमें निराशावादी भाव दिखाया गया है। कंकरीला मैदान ज्ञान की तरह जठर जड़ लंबा चौड़ा गत वैभव की विकल याद में बड़े दूर तक चला गया है, गुमसुम खोया। कि एक कंकरीला मैदान है, मतलब मैदान है, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि वहाँ सब आते हैं, कलरव करते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं और इस वजह से वो मैदान है वो ज्ञान की तरह जठर और बेहद ही गहरी जड़ों के साथ बहुत ही लंबा चौड़ा है। वो मैदान अब फैल गया है। जहाँ तहाँ कुछ दूरी पर उसके ऊपर पतले से पतले डंठल के नाजुक बिरवे थरथर हिलते हुए हवा में खड़े हैं कि उसके चारों ओर कि बिल्कुल उसके जो किनारे हैं बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं और बहुत सी लकड़ियों के डंठल यानी कि सूखे हुए जो लकड़ हैं वो भी आसपास में लकड़ियों के पड़े हैं और हवा में मिलते हैं। ऐसे लगता है कि वो बेहद ही पीड़ित अब हो रहे हैं। हर बिरवे पर मुंदरी जैसा एक फूल है, अनुपम मनोहर हर ऐसी मुंदरी को, सुंदर मुंदरी को मीनों ने चंचल आंखों से नीले सागर के रेशम के रेशमी तार से हर पत्ती पर बड़े चाव से, बड़े जतन से अपने अपने प्रेमी जन को देने की खातिर गढ़ा था कि वो कंकरीला मैदान है। पहले वो क्या था कि कुछ अच्छा वहाँ पर ऐसे तालाब बना हुआ था, अब वहाँ पर कंकरीला मैदान बनकर वो रह गया है। तो क्या है कि हर बिरवे पर मुंदरी जैसा एक फूल है कि जैसे बिरवे वो लकड़ी पड़ी है सूखी हुई, उस पे ऐसा लगता है कि एक
फूल उस पर गढ़ा था। अनुपम मनोहर हर ऐसी मुंदरी को मीनों ने चंचल आंखों से, और जो बिरवे यानी कि बड़े बड़े जो पत्थर पड़े हैं वहाँ पर क्या लगता था कि बड़ी जो मछलियाँ थी उस तालाब में वो उसको देखती थी सारा दिन। मीनों ने चंचल आंखों से नीले सागर के रेशमी तारों से, और जो मछलियाँ थी उस बिरवे या पत्थरों पर ऐसे घूमती थी उतरती थी, मतलब उसी को आधार बनाकर पानी में वो दिखाई देता था। वो वहीं पर अब ऐसे मछलियाँ उसके साथ अट्टाहाल करती थी। हर पत्ती पर बड़े चाव से, बड़े जतन से, और जो उसकी पत्तियाँ थी बड़े बड़े दरख्तों की यहाँ अंदर गिरी हुई, तो उन पत्तियों पर बड़े चाव से, बड़े जतन से अपने अपने प्रेमी जन को देने की खातिर गढ़ा था। और क्योंकि वहाँ पर प्रेमी युगल बैठा करते थे सदियों पहले, बहुत समय पहले, किंतु नहीं वे प्रेमी आए और मछलियाँ अब सूख गई हैं। लेकिन वो इतना बड़ा तालाब था, सारे लोग उसके केली क्रीड़ाएँ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ वहाँ पर आना जाना कम हो गया और ये धीरे धीरे जो छोटा तालाब था वो सूख गया, वहाँ की जो मछलियाँ थी वो भी सूख गई, और वहाँ पर अब क्या रह गया है, एक कंकरीला मैदान रह गया है। सूख गई है कंकड़ अब। ओह, जहाँ मीनों का घर था वहाँ बड़ा मैदान हो गया, कि जहाँ पर बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, बहुत ही सुंदर वातावरण वहाँ का हुआ करता था, और वहाँ पर बिल्कुल ही एक मैदान, समतल मैदान बनकर वो रह गया है। फिर अगली कविता है इनकी पत्थर। पत्थर भी बोलते हैं जब चिड़ियों का झुंड बैठ जाता है उन पर, वे चहचह उठती हैं आपस में। पत्थर के ये बोल मुझे मीठे लगते हैं और हृदय में रस भरते हैं, अंगूरों से निकला हुआ मीठा मीठा ताजा। कहते हैं कि जो घर सूना होता है वो मकान होता है, वो घर नहीं होता, वो एक दीवारों से घिरा हुआ कुछ भी रख लो वो सामान होता है, वो उसको ढकता है, वो मकान है। लेकिन जब घर में सदस्य भले ही 2 हो 4 हो, परिवार के बिना वो घर नहीं कहलाता। तो ऐसा लगता है कि उस समय घर की हर दीवार आंगन बोलने लगता है। वैसे ही कवि ने इसमें भी दिखाया गया है कि जब पत्थर पर चिड़ियाँ बैठती हैं तो ऐसा लगता है कि ये पत्थर भी इनको देख रहा है, ये सजीव लगता है। कैसे? पत्थर भी बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब चिड़ियों के बड़े बड़े झुंड पत्थरों पर आकर बैठ जाते हैं तो लगता है कि पत्थर भी अब इनके साथ ही बोल रहे हैं। बैठ जाता है उन पर और चहचहा, आपस में चिड़ियाँ चहचहाती हैं और चिड़ियाँ पत्थर पर बैठ जाती हैं। पत्थर के ये बोल मुझे मीठे लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि पत्थर भी इनके साथ ही वार्तालाप कर रहा है। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि इनकी जो मीठी मीठी ध्वनि चिड़ियों की निकलती है पत्थरों की, तो ऐसे लगता है कि पत्थर की भी ध्वनि निकल रही है। तो मुझे वो ध्वनि इतनी प्रिय लगती है, कवि कहते हैं कि ऐसे लगता है जिस प्रकार से अंगूर का ताज़ा ताज़ा रस होता है एक नूतनता लिए हुए, वैसे ही मुझे इसी में लगता है पत्थर की आवाज़। तो आज के लिए इतना ही, ये छोटी कविता है, इसके साथ ही आपको एक कविता और करवा देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।